नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस चैनल पर 8 पे कमीशन और बीएसएनएल थर्ड टीआरसी दोनों से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर अपलोड होंगे। ठीक है, फिलहाल आज का जो वीडियो है बीएसएनएल थर्ड टीआरसी से रिलेटेड है, जो कि आपको पता है पे रिवीजन है, यानी कि वेज रिवीजन बीएसएनएल थर्ड टीआरसी 2017 से ड्यू है। ठीक है, यानी कि 2017 से पेंडिंग है। आज 9 साल हो गए और 2026 लग गया है, अभी 10वां साल भी लग गया है। ठीक है, तो 2017 से पेंडिंग है, अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो अभी बात ये आती है कि इसके बीच का जो एरियर है, यानी कि 9 साल का बकाया, वो आपको मिलेगा या नहीं, क्या वाकई में मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, और आपकी जो एक मिनिमम, अगर हम कुछ भी सैलरी मान के चलते हैं, बेसिक सैलरी जो 2017 में आपकी थी इफेक्टिव डेट की, उसके हिसाब से आपको कितना एरियर बनता है, कितना पेंशन बनता है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर 9 साल का बकाया है तो भैया ये सब कम नहीं होता है कि नहीं। तो देखा जाए तो अभी देखिए, पेंशन डिवीजन की जो इफेक्टिव डेट है वो 2017 है। ठीक है, और तभी से आपका जो थर्ड पीआरसी ड्यू है, थर्ड पीआरसी 2017 में ही लागू होने वाला था, लेकिन किसी वजह से, यानी कि बीएसएनएल ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज का यहाँ पर बहाना दिया कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी क्लोज यहाँ पर लगेगा। और शायद इसके पहले भी मैंने अफोर्डेबिलिटी क्लोज का वीडियो बनाया है, अगर नहीं बनाया हो तो मैं एक बार और बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है। तो उसी की वजह से, यानी कि सरकार बोल रही है कि बीएसएनएल कंपनी अभी घाटे में है, जब मुनाफे में आएगी तब यहाँ पर आपको बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल कर देगी। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आती है कि अभी तक तो नहीं हुआ, 2026 भी आ गया, अभी 9 साल ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो 9 साल का एरियर है वो क्या आपको वाकई में मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो पॉइंट जो भी है, वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी वीडियो देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एरियर का सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। 9 साल का इंतजार 2017 से लेकर 2026 कोई छोटी बात नहीं होती है। चलिए अभी देखिए, पहला पॉइंट समझते हैं, क्या एरियर वाकई में मिलेगा आपको, द बिग क्वेश्चन। तो देखिए, नियम के मुताबिक पे रिवीजन 1 जनवरी 2017 से ड्यू है। अभी मैनेजमेंट का पक्ष देख लेते हैं, फिर उस पर अपडेट देखेंगे। मैनेजमेंट का पक्ष ये है कि शुरुआत में बीएसएनएल मैनेजमेंट ने नो एरियर की बात कही कि भैया एरियर नहीं मिलेगा, भले वो कभी भी लागू हो। अभी ये तो दिक्कत ये है कि बीएसएनएल घाटे में इसलिए लागू नहीं हो रहा, तो वो नो एरियर की बात कही थी। लेकिन 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग में यूनेस ने कड़ा रुख अपनाया है। अभी ताजा अपडेट ये है कि अब चर्चा प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आज से लागू के बजाय रिट्रोस्पेक्टिव 2017 से लागू पर शिफ्ट हो गई। मतलब ये पहले क्या मैनेजमेंट ने बोला था कि आज अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो आज से आपका एरियर वगैरह शुरू होगा, जो भी आपको मिलेगा बेनिफिट्स है, उसके बाद का पिछला बकाया कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग में बीएसएल ईयू वगैरह के अधिकारी वहां पर आए और उन्होंने थोड़ा सा मैनेजमेंट पर दबाव बनाया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दबाव बनाया। नगद एरियर शायद पिछले 2 से 3 सालों का ही मिलेगा, पूरे 9 साल का 9 साल का एरियर किस्तों में दिया जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको जो नगद एरियर, मतलब यानी कि 9 साल का एरियर तो मिलेगा, लेकिन 2 से 3 साल पहले का, यानी कि अभी 2026 हो रहा है, 2 से 3 साल पहले का एरियर आपको नगद मिल जाएगा, और उसके बाद का जो एरियर है वो किस्त में देगी सरकार। क्योंकि सरकार अभी बीएसएनएल के पास इतना पेमेंट नहीं है कि एक साथ लमसम पेमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, अभी वो 4 साल में दे, 5 साल में दे, वो बात की बात है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए देखिए अभी जस्ट एक मान के चलिए एग्जांपल है कि मान के चलना आपको कि 1 जनवरी 2017 से आपका पुराना बेसिक 20,000 रुपये था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जब भी नया बेसिक पेमेंट आएगा, ठीक है, जब भी नया फिक्सेशन आएगा तो 15% फिक्सेशन पर आएगा। ठीक है, जो फिटमेंट बेनिफिट 15% मिलेगा आपको, क्योंकि कर्मचारियों की डिमांड थी। ठीक है, अभी पुराना बेसिक यहाँ पर पुराना बेसिक और आपका आईडीए मर्जर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुराना बेसिक आपका कितना था, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यही लगेगा कि जो पुराना बेसिक प्लस आपका आईडीए, जिस टाइम 2017 के टाइम पे आईडीए चल रहा था, प्लस 15% फिटमेंट जो कर्मचारियों ने डिमांड की थी, तो पुराना बेसिक कितना हमने मान के चला 20,000 रुपए। ठीक है, पुराना बेसिक प्लस
यहाँ पर आपका आईडीए कितना चल रहा है, उस पर आपका आईडीए जुड़ेगा। ठीक है, अब 20,000 का आपका आईडीए कितना होता है, अभी फिलहाल हम आईडीए जोड़ लेते हैं, 119.5% आईडीए आपका जुड़ेगा। ठीक है, उस टाइम आपका 119.5% आईडीए चल रहा था। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, मतलब 20,000 का 119.5% निकाल लीजिए आप, कितना होता है, तो दोनों मिलकर समथिंग बनता है 43,900 रुपए। ठीक है, इतना रुपए बन रहा है। इस पर ये जो 43,900 है, इसका आपको 15% निकालना है। ठीक है, क्योंकि कर्मचारियों की डिमांड है कि 15% फिटमेंट बनना चाहिए, तो 15% फिटमेंट कितना होता है इसका, 6,585 रुपए। मतलब देखा जाए अभी 43,900 और 6,500 को प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे यहाँ पर, 50,485 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हर महीने का अंतर गैप देखना है। ठीक है, पुराने स्केल पर आपकी जो सैलरी थी बेसिक प्लस आईडी है। ठीक है, और नए स्केल पर आपकी सैलरी के बीच का अंतर देखा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में 2017 में यह अंतर लगभग 5,000 रुपए था, यानी कि शुरुआत के टाइम से देखा जाए तो ये 5,000 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 20,000 सैलरी है तो 5 से 8,000 के बीच में था ये अंतर। ठीक है, तो जैसे जैसे साल बीतते गए इंक्रीमेंट और आईडीए बढ़ने के कारण ये जो अंतर है 15,000 से 25,000 प्रति माह तक पहुंच जाएगा, और ये अंतर रहेगा आपकी पुरानी सैलरी और नई बेसिक सैलरी के बीच का अंतर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पुरानी सैलरी उस टाइम जो आईडीए था उसका मर्जर जोड़ लिया, फिर 15% फिटमेंट निकाल लिया और आपकी नई सैलरी 50,485 रुपए बन गई। अब इसके और इसके बीच का जो अंतर है, ठीक है, उससे यहाँ पर मालूम करेंगे। इसमें आपका आईडीए जोड़ेंगे 43,950 रुपए, 43,900 रुपए हो रहे हैं। 43,900 और 50 के बीच में जो अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, समथिंग 7,000 रुपए, 8,000 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, ये पुरानी सैलरी में अंतर था। और यहाँ पर जैसे जैसे आपका साल बढ़ता गया, 9 साल में आपका जो इंक्रीमेंट बढ़ा, आईडीए बढ़ा, उसके बाद जो ये अंतर है 15 से 25,000 के बीच में हो गया है। ठीक है, अभी स्टेप 3 की बात करें, अगर औसत अंतर की बात करें, 15 से 20,000 को मारो गोली, आप 12,000 रुपए औसत अंतर पकड़ लो, तो एक साल का एरियर 1,44,000 रुपए पड़ता है। मतलब आपको 12,000 रुपए हर महीने का बकाया मिलेगा। मतलब 108 महीने होते हैं ना, शायद कितना, 108 महीने होते हैं 9 साल में, तो ये जो 100 हर महीने आपको 12,000 रुपए मिलेंगे, तो एक साल का 1,44,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 9 साल का एरियर कितना मिलेगा, 12 लाख से लेके 15 लाख अनुमानित। ठीक है, अभी वर्किंग कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीएसएनएल के फंड पर डिपेंड करता है, भारत सरकार डोट के। अभी देखिए वर्किंग कर्मचारियों के लिए किसे क्या मिलेगा, एक तो बीएसएनएल के लिए और एक डोट के लिए। बीएसएनएल के लिए बात करें तो ये जो है वर्किंग कर्मचारियों का बीएसएनएल फंड पे डिपेंड करता है। अब 3 से 5 किस्तों में कंपनी एक साथ 10,000 करोड़ का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए 2 से 3 साल में बांट कर देगी, या फिर 5 साल में लग सकते हैं। ठीक है, अभी डोट के फंड से बात करें तो एक साथ लमसम या फिर 2 किस्त, क्योंकि पेंशन खजाने से आती है, इसलिए पेंशनर्स को वर्किंग वालों से पहले और पूरा पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, मतलब पेंशनर्स को पहले मिल जाएगा एरियर, और हो सकता है कर्मचारियों को थोड़ा सा लेट और किस्तों में मिले। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट देखते हैं, एरियर मिलने की बाधा, जो सबसे बड़ी रुकावट क्या है, वो है बचत है। इनकम टैक्स, पहले तो इनकम टैक्स और फिर नॉशनल फिक्सेशन। अब अगर 9 साल का एरियर एक साथ मिला अगर आपको, तो पैसा लाखों में हो जाएगा। ठीक है, तो आप पर भारी टैक्स स्लैब यानी कि 30% में आ जाएंगे, इसलिए आपको सेक्शन 89 के तहत फॉर्म भरकर रिलीफ लेनी होगी। ठीक है, अभी नॉशनल फिक्सेशन की बात करें, सरकार एक चाल ये भी चल सकती है कि वेतन 2017 से मान लिया जाए, यानी कि नॉशनल, लेकिन पैसा केवल 2025 और 2024 या फिर 2025 का दिया जाए। यूनियंस इसके खिलाफ लड़ रही है। मतलब सरकार अपनी तरफ से चाल भी चल सकती है, पैसा बचाने की तरकीब, यानी कि आपको 9 साल का बकाया है। ठीक है, लेकिन उस 9 साल के बकाये पर इनकम टैक्स का पैसा लग रहा है। ठीक है, 30% पैसा कट रहा है, तो यहाँ पर सरकार क्या बोलेगी कि एक काम करते हैं, हम आपको 2 से 3 साल पहले का पैसा दे देते हैं, 9 साल का नहीं देते हैं। तो हम क्या है कि 2017 से थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे और एरियर सिर्फ 2 से 3 साल का दे देंगे। इस पर इससे आपका टैक्स भी नहीं कटेगा और आपको फायदा, हमको फायदा। तो भैया ऐसा कर सकती है सरकार। अभी ताजा अपडेट की बात करें 2026 की, तो फिलहाल फाइल एरियर क्लोज को खुला रखा गया है। मैनेजमेंट चाहता है कि पहले नया वेतन यानी कि करंट सैलरी
शुरू किया जाए, उसके बाद एरियर पर फैसला 6 महीने बाद लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पेंशनर्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए कई पुराने फैसले लिए हैं और पेंशन रिवीजन में देरी का एरियर देना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब पेंशन रिवीजन के लिए बहुत देरी हो चुकी है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनको एरियर देना पड़ेगा। लेकिन पे रिवीजन की बात करें तो ये डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार आपको 9 साल का एरियर देती है या 3 साल का। अगर 9 साल का देगी तो कितने साल में आपको एरियर मिल जाएगा और कितनी किस्तों में मिलेगा, वो डिपेंड करता है सरकार पर। अभी कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है और थर्ड पीआरसी फाइनल भी नहीं हुई है। और थर्ड पीआरसी फाइनल होती है उसके बाद निकल कर आएगा कि एरियर आपको 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 6 महीने में, कितने महीने में लागू करेगी सरकार एरियर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट थी थर्ड पीआरसी और एरियर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।